गुड मॉर्निंग। मैं एल.के. झा सचिवालय सहायक के 39 सेट की आर्ट पेपर के डिस्कशन के लिए उपस्थित हूँ। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है? यानी रबी फसल नहीं है यानी खरीफ फसल है। तो चावल दिए गए विकल्प में चावल जो है ये खरीफ फसल है। जैसा कि जानते हैं कि फसल की बुआई के आधार पर फसल को 3 भागों में बांटी जाती है। रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल में। इसमें ध्यान देना है कि रबी फसल जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इन दो फसलों के बीच के अवधि में जो कम अवधि में फसल उगाई जाती है उसे जायद फसल कहते हैं। ऐसे फसल में मूली, तरबूज, खरबूज, खीरा आदि महत्वपूर्ण फसल है। रबी फसल का मुख्य फसल गेहूं है और चावल खरीफ फसल का मुख्य फसल है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है तो इसमें सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। ये चूना पत्थर पर आधारित उद्योग है। जैसा कि आप जानते हैं कि खाद्य तेल यानी जो खाना में हम लोग यूज करते हैं तेल, खंडसारी जो कि ईख से तैयार गन्ना से होती है, और पापड़ भुजिया, ये सभी कृषि से संबंधित उद्योग है। जबकि सीमेंट उद्योग जो है ये कृषि पर आधारित उद्योग नहीं होकर ये चूना पत्थर पर आधारित उद्योग है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीमेंट उद्योग स्थानीय उद्योग का उदाहरण है। सीमेंट उद्योग वहीं लगाई जा सकती है जहां इसकी कच्चा माल यानी इसके लिए जो जरूरी रॉ मटेरियल है वह उपलब्ध भरिपूर्ण हो, क्योंकि यह बड़ी भारी भरकम इनकी रॉ मटेरियल होती है। इसलिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर भारी ढुलाई खर्च होती है। स्वाभाविक है कि ये इस तरह की उद्योग वहीं लगाई जा सकती है जहां इस तरह की कच्चा पदार्थ है वह भारी मात्रा में उपलब्ध हो। भारत में सीमेंट उद्योग में राजस्थान, मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण है। विश्व में सबसे अधिक चीन में सीमेंट की उत्पादन होती है। सीमेंट में जैसा कि आप जानते हैं पोर्टलैंड सीमेंट सर्वप्रथम 1824 में बनाई गई और फिर सीमेंट को जमने की गति को धीमा करने के लिए इसमें जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता है। सीमेंट उद्योग भवन निर्माण, सड़क निर्माण, पुल निर्माण आदि उद्योगों में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका सीमेंट उद्योग का है। सीमेंट उद्योग आधारभूत उद्योग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में जाना जाता है। आपका तीसरा प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेवारियों से संबंधित है? तो आपके 243 जी के द्वारा संविधान के अंतर्गत पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेवारी दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल से स्थानीय निकाय किसी न किसी रूप में कार्य करती रही है। चोल प्रशासन में यह एक बहुत बड़ी विशेषता रही। आधुनिक समय में लॉर्ड रिपन ने इस योजना विकेंद्रीकरण योजना को आगे बढ़ाई। फिर
बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को रखी, लेकिन इसे संवैधानिक अधिकार नहीं होने के कारण यह बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। राजीव गांधी सरकार ने 64वां अमेंडमेंट द्वारा इसको एक बेहतर अप्रोच देने का प्रयास किया, लेकिन उनकी सरकार आगे नहीं बन पाई, अर्थात 1989 में बीपी सिंह जनता दल की सरकार बन गई। इस स्थिति में जब पीवी नरसिम्हा राव 1991 में कांग्रेस के नेतृत्व संभाले यानी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 1992 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार दिया, जिसमें 243 क से तौ तक पंचायती राज से संबंधित है। 243 ए जो है ये ग्राम सभा के संबंधित है, 243 ए ग्राम सभा से संबंधित है। 357 में है कि जब 356 के अधीन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगती है तो विधायिका शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, विधायिका शक्ति जो है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे संबंधित 357 विधायिका शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है इससे संबंधित इसमें चर्चा किया गया है। जबकि 356 जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जब 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होती है तो 357 के अधीन राज्यों की विधायिका विधि बनाने की शक्ति क्या रह जाती है अथवा संसद उस पर किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करती है, इससे संबंधित उपबंध है। चौथा प्रश्न है केंद्रीय शुष्क केंद्र। चौथा प्रश्न है आपका केंद्रीय शुष्क केंद्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया, तो 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में केंद्रीय शुष्क केंद्र अनुसंधान संस्थान की गठन किया गया। जोधपुर जो राजस्थान में है, इस केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र भारत में है। शुष्क क्षेत्र में किस प्रकार की खेती किया जाए, किस प्रकार की फसल उपजाई जाए, इससे संबंधित अनुसंधान की जाती है, ताकि कम वर्षा और कम नमी के आधार पर जहां बेहतर फसल उगाई जा सके, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की शोध केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में की जाती है। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों के सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है। तो जो आपके दिए गए विकल्प है, इन विकल्पों में राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जो है लिमिटेड, यह हस्तशिल्प से संबंधित जो भी उत्पादन होती है उसको सीधा खरीदने वाली संस्थान है। आपका पहला जो विकल्प है RIICO, तो ये राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। RFC रिमोट फाइनेंशियल कॉल से संबंधित है और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो शॉर्ट नेम है। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हस्तशिल्प से संबंधित उद्योग को सीधे खरीदती है। लघु कुटीर उद्योग भारत के आर्थिक आधार में, आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ी जो महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करती है। इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसमें भारी मात्रा में रोजगार शामिल होते हैं। इससे भारी मात्रा में रोजगार की उत्पत्ति होती है, इसमें रोजगार भारी मात्रा में मिलती है। दूसरी जो लघु हस्तशिल्प उद्योग की विशेषता है कि ये असमानता को दूर करती है, क्योंकि यह उद्योग
किसी एक क्षेत्र या विशेष व्यक्ति के हाथों में केंद्रित नहीं होती है। यह समान रूप से देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न क्षेत्रों में जो है भारी संख्या में व्यक्ति इससे जुड़े होते हैं। तो यह समानता लाने वाले, रोजगार उत्पन्न करने वाले, आत्मनिर्भर जैसी बातों को बढ़ाने वाले कार्य में लघु एवं हस्तशिल्प उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसा कि जानते हैं कि आबिद हुसैन समिति इस पर लघु उद्योग पर गठित किया गया था, और मीरा सेठ समिति जो हथकरघा उद्योग से संबंधित है। इन दोनों रिपोर्ट के आधार पर इस क्षेत्र में भारी परिवर्तन सरकार द्वारा की जा रही है, भारी सुधार और संरचनात्मक विकास की जा रही है। छठा प्रश्न आपका है कि इंदिरा गांधी नहर योजना का विचार, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उस किसकी दिमाग है? तो कंवर सेन की यह दिमाग रही है, जिन्होंने इस बात की सर्वप्रथम चर्चा की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में है, यह राजस्थान में मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो है मुख्य योगदान है। हम जानते हैं कि राजस्थान जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र या जहाँ शुष्क मौसम की अधिक अवधि रही है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना से वहाँ हरा भरा स्थिति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सातवां प्रश्न है, अशोक राम विहर किस स्थान पर स्थित है? तो अशोक राम विहर यह पाटलिपुत्र पटना में है, जहां कहा जाता है कि 250-51 बीसी में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मौगली पुत्र तीस ने किया था। इस तृतीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य संघ में जो मतभेद चल रही थी स्थावीर और महासंघिक में, इसको दूर करना था। इस संगीति में स्थावीर की जीत हुई। इस संगीति में मौगली पुत्र तीस्त ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जो त्रिपिटक की तीसरी भाग है, जो अभिधम पिटक के नाम से जाना जाता है। इस बौद्ध संगीति में अशोक के शासनकाल से संबंधित है यह बौद्ध संगीति। इस बौद्ध संगीति में एक बहुत बड़ी फैसला ली गई कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर भी हो। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर तृतीय बौद्ध संगीति के समय आयोजित किया गया। श्रावस्ती में बुद्ध जी ने सबसे अधिक निवास किया और सबसे अधिक उपदेश दिए थे। प्रश्न 8 है कि वरुण 18 नामक अभ्यास किससे संबंधित है? तो वरुण 18 का संबंध जो है ये नौसेना से संबंधित है, और वरुण 18 यह भारत और फ्रांस से जुड़ा हुआ है। भारत और फ्रांस से यह जुड़ा हुआ है वरुण 18। जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास की जाती है। उस अभ्यास के पीछे एक दूसरे की रणनीति तकनीकी को समझना, जब संयुक्त राष्ट्र में कभी संयुक्त मिशन में जाना हो तो कैसे हम लोग बेहतर समायोजन करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। साथ ही इससे यह भी ध्यान रखा जाता है कि दोनों देश के बीच प्रगाढ़ संबंध बने, दोनों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में एक नए आयाम आए। इसमें क्वाड की चर्चा हम करना चाहेंगे, जो क्वाड काफ़ी चर्चित रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका शामिल है। यह क्वाड चीन की दक्षिणी चीन सागर में बढ़ती हुई प्रभाव के विरुद्ध माना जाता है
और चीन को एक सशक्त जवाब ये 4 देशों मिलकर देना चाह रहा है। नौवीं प्रश्न है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो भारत में चिश्ती संप्रदाय जो शुरू हुआ उसमें हम देखेंगे कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, थोड़ा ध्यान देंगे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये मोइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक है। इनके गुरु शेख उस्मान हारून है। ये शेख उस्मान हारून के शिष्य मोइनुद्दीन चिश्ती जो भारत में संभव है कि 1191-92 में मोहम्मद गोरी जब भारत में तराइन के युद्ध लड़े उस दौर में ये आया हो और इन्होंने अजमेर में अपना मुख्यालय बनाए। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। भारत में चिश्ती संप्रदाय जो सूफी संत सिलसिला में आने वाला प्रथम है, सबसे लोकप्रिय और सबसे महत्वपूर्ण रही। जैसा कि आप जानते हैं कि सूफी संप्रदाय यह उदारवादी प्रवृत्ति, साधु संत की एक प्रवृत्ति जो कि मुस्लिम समाज से मुक्त जुड़ा हुआ है और इनके 16 सिलसिले की चर्चा होती है। भारत में भी कई सिलसिले यानी संप्रदाय, जिसमें चिश्ती संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रथम और सबसे अधिक लोकप्रिय रही। इसमें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु भी हैं, ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं। निजामुद्दीन औलिया भी बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं, जिसे महबूब ए दिल्ली के नाम से, दिल्ली ए महबूब के नाम से भी जाना गया। अमीर खुसरो के ये गुरु थे। दसवां प्रश्न है बरिंद्र घोष का संबंध किससे है? तो बरिंद्र घोष अनुशीलन समिति बरिंद्र घोष अनुशीलन समिति से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में किया गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन रही, जिसके द्वारा बरिंद्रनाथ घोष और इस संस्था के द्वारा बहुत ही क्रांतिकारी कार्य किया गया। इनके द्वारा भवानी मंदिर जैसे पुस्तक लिखी गई, जो क्रांतिकारियों की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रही। युगांतर समाचार पत्रों द्वारा भी क्रांतिकारी विचारों को काफ़ी बढ़ाया गया, जिसमें युगांतर की समाचार पत्र में मुक्ति कौन पंथ बहुत ही प्रसिद्ध शीर्षक रहा, जिसमें कहा गया कि 30 करोड़ भारतीयों का 30 करोड़ भारतियों का यदि 60 करोड़ हाथ उठ जाए, दोनों हाथ उठ जाए, तो अंग्रेज भारत से बाहर हो जाएंगे। अभिनव भारत ये महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संगठन रही। सावरकर जो देख रहे हैं, सावरकर बंधुओं के द्वारा यह स्थापित किया गया। यह भी क्रांतिकारी संगठन थी। स्वदेश बंधवा समिति अश्विनी कुमार दत्त द्वारा शुरू किया गया और यह स्वदेशी के प्रचार प्रसार से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किया। 11 प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के द्वारा
भारत में राष्ट्रवाद को और अधिक संगठित करना चाहते थे। इसमें विशेष रूप से युवाओं को जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले, जैसा कि हम जानते हैं कि ये बहुत बड़े उदारवादी नेता रहे हैं। 1905 ईस्वी में ही बनारस में जो है, बनारस में यानी वाराणसी में जो सम्मेलन हुआ कांग्रेस की, उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था, जिसमें स्वदेशी का प्रस्ताव तो लाया गया था लेकिन पारित नहीं हुई। गोपाल कृष्ण गोखले जो ब्रिटिश राज को भारत में वरदान मानते थे, ईश्वरीय कृपा मानते थे, इसके पीछे उनके विकास कार्य, भारत में एकीकरण की जो प्रवृत्ति हो रही थी, इसको उन्होंने आधार माना था। जैसा कि हम जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना गुरु, राजनीतिक गुरु माना था। लाला लाजपत राय, जो शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं, लोकमान्य तिलक ऑल इंडिया लेवल के भारत के प्रथम नेता रहे। बारह प्रश्न है कि बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? को कविंद्राचार्य। कविंद्राचार्य ये बहुत बड़े उस समय के प्रसिद्ध आचार्य है, जिन्होंने इस प्रकार की जो तीर्थ यात्रा बनारस और इलाहाबाद में जो तीर्थ यात्रा है उसको समाप्त किया जाए, इसके लिए कविंद्राचार्य ने यह एक बहुत बड़ी प्रश्न लेकर मुगल दरबार गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि तीर्थयात्रियों, हिंदू तीर्थयात्रियों के यात्रा पर मुस्लिम काल में कर लगा दिया गया था, जो निसंदेह ही बहुत ही यह दुखदायी थी, और इसके विरोध में कविंद्राचार्य के नेतृत्व में एक पंडितों की टोली ने इस कर को हटाने के लिए अभियान चलाई और मुगल बादशाह को हटाना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि मुगल काल में अकबर द्वारा कई प्रकार की कर को हटा दिया गया, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण जजिया कर। जजिया कर हटाने से धर्मनिरपेक्ष राज की एक पद्धति विकसित अकबर के काल में हो चुका था। ड्यूस क्या है? तो यह टेनिस से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि टेनिस में यदि 40 अंक, यदि टेनिस में 40 अंक आ जाए तो ऐसी स्थिति में जो प्रथम 2 अंक ले आएगा, बराबरी यानी दोनों बराबर हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो प्रथम 2 अंक ले आते हैं उन्हें विजेता घोषित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्विस ब्रेक, इस तरह के जब 2 अंक कोई लाता है तो उसे टेनिस की भाषा में सर्विस ब्रेक कहते हैं। 14 प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। तेलुगु के विकास में जैसा कि आप जानते हैं कि विजयनगर सम्राट का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। विजयनगर सम्राट के सबसे महानतम शासक कृष्णदेव राय हुए, जिनके दरबार में 8 दिग्गज रहते थे। उस दिग्गज में जो सबसे प्रसिद्ध थे वह जो है पेडना जो थे, ये सबसे प्रसिद्ध थे। अलासीन इनका पूरा नाम है, अलासीन पेडना। ये अलासीन पेडना जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, साहित्यकार थे, इन्हें तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्णदेव राय भी विद्वान शासक थे। उन्होंने भी जो है
इन तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद नाम की प्रसिद्ध प्रशासन से संबंधित पुस्तक लिखी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मनु चरित्र, स्वरच चरित्र जैसी कई पुस्तक की रचना ये अल्लासी पेडना ने किया था। मलयालम यह केरल से संबंधित है, केरल की राजभाषा है। कन्नड़ भाषा कर्नाटक से जुड़ा हुआ है, कर्नाटक की वहाँ राजकीय भाषा है। और ओडिया यानी उड़िया, यह ओडिशा की राजकीय भाषा है। दक्षिण के द्रविड़ भाषा समूह में 4 भाषा समूह आती है, जिसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु। इसमें तमिल भाषा सबसे प्राचीन है। भारत के 6 शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें 4 द्रविड़ भाषा है और ओडिया, साथ में संस्कृत शामिल है। 15वां प्रश्न आपका है कि नौसेना में सबसे ऊपर कौन से अधिकारी होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नौसेना जो सबसे बड़े अधिकारी यानी सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, उसे एडमिरल कहा जाता है। इसके नीचे वाइस एडमिरल होता है। फिर इसके आगे क्रम में, घटते क्रम में हम देखेंगे कि रियर एडमिरल होते हैं। फिर इनसे नीचे जब हम आते हैं तो कॉमोडोर होते हैं। कॉमोडोर से फिर नीचे क्रम में आप देखते जाएंगे तो कैप्टन होते हैं। कैप्टन के बाद हम देखेंगे कि कमांडर होते हैं। कमांडर के बाद लेफ्टिनेंट कमांडर होते हैं। और लेफ्टिनेंट कमांडर के बाद सब कमांडेड होते हैं। सब कमांडर होते हैं। और सब कमांडर के बाद जो नीचे होता है वह मिड्समैन होता है। ये मिड्समैन सबसे छोटे अधिकारी के रूप में नौसेना में रखा जाता है। तो एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियल एडमिरल, कमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, सब कमांडर और फिर जो है अंतिम जो सबसे छोटे अधिकारी होते हैं मिड्समैन कहलाते हैं। सोलह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को पराजित किया। तो यह सम्मेलन जो कांग्रेस की सम्मेलन है, यह त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन है जो 1939 ईस्वी में आयोजित हुआ। ये त्रिपुरी एमपी में है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। हरिपुरा सम्मेलन की भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ही ने किए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिपुरी कांग्रेस में गांधी जी ने पटाभी सीतारमैया को अपना उम्मीदवार बनाए, लेकिन उसके विरोध में जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे नेताजी, वह भारी अंतर से जीत गए, जिसके बारे में गांधी जी का कहना था कि सुभाष ने मुझे पराजित किया। यानी गांधी जी पटाभी सीतारमैया के बारे में कहा था कि यह गांधी है। आप ये मानिए कि ये पटाभी सीतारमैया खड़े नहीं हैं, बल्कि गांधी हैं। जब हार गए पटाभी सीतारमैया, तो गांधी जी से जब पत्रकारों ने पूछा कि आप बताइए कि गांधी जी इस चुनाव पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें पराजित हुआ हूँ और सुभाष ने मुझे पराजित किया है। मुझे गर्व है कि एक युवा हमारे ही देश के मुझे पराजित करने में सक्षम हुआ है। हम बताना चाहेंगे कि पटाभी सीतारमैया को स्वतंत्र भारत के बाद जो पहला सम्मेलन हुआ 1948 में, यह जयपुर में आयोजित हुआ था।
तो जयपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, जो स्वतंत्र भारत के पहली अधिवेशन थी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पटाभी सीतारमैया ने किया। जैसा कि आप जानते हैं कि पटाभी सीतारमैया कांग्रेस का इतिहास अधिकृत औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से लिखने वाले व्यक्ति हैं। सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी कांग्रेस में कांग्रेस के अध्यक्ष तो चुन लिए गए, लेकिन बहुत जल्द ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इस त्यागपत्र देने के पीछे इनका कारण था कि कार्यकारिणी कांग्रेस की जो कमेटी थी वह सुभाष चंद्र के विचार से सहमत नहीं थे। कार्यकारिणी समिति में एक प्रस्ताव लाई गई जिसमें कही गई कि सबकी सहमति से ही कोई निर्णय सुभाष चंद्र बोस लेंगे। इस स्थिति में गतिरोध उत्पन्न होने लगी तो सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। शिशिर कुमार बोस जो इनके बड़े भाई थे उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की, जो समाजवादी विचार से जुड़ा हुआ था। आपका प्रश्न है 17 प्रश्न है कि सोरा किस देश के संसद को कहते हैं? तो ये अफगानिस्तान के संसद को हम सोरा कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान बहुत समय से हलचल में रही है। यहाँ के जो संसद है उसको सोरा कहा जाता है। ईरान के संसद को हम ग्रैंड असेंबली अथवा मजलिस कह सकते हैं। ईरान के संसद को हम मजलिस कहते हैं और तुर्की के जो संसद है उसे ग्रैंड नेशनल असेंबली कहते हैं। इसके संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली कहते हैं। 18 प्रश्न है आपका कि मझगांव डाक किस शहर में स्थित है? तो मझगांव डाक यह महाराष्ट्र में बॉम्बे शहर से जुड़ा हुआ है। भारत के बहुत ही प्रसिद्ध मझगांव डाक से जुड़ा हुआ है। यहाँ डक बहुत ही प्रसिद्ध है और जैसा कि आप जानते हैं इस डक से भारत की नौसेना, साथ में जो हमारी मार्चेंट नेवी है उससे संबंधित अमूल्य सेवा की गई है। यहाँ बहुत सारे ऐसे जो है शिपिंग बनाई गई है जो कि हमारी आज बहुत बड़ी नौसेना की उपलब्धि बनकर उभरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोचीन और मझगांव डक और विशाखापट्टनम, ये 3 भारत की प्रसिद्ध नौसेना से संबंधित जगह है जहां 3 नौसेना कमान भी है और यहां इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेना से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों की ज़रूरत है उसकी आपूर्ति की जाती है। कोचीन जो भारत के सबसे अधिक प्रांगण वाला भी बंदरगाह है। आपका 19वां प्रश्न है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि राइडर खेल जो है पोलो से संबंधित है। पोलो से संबंधित राइडर खेल आपका है। इससे पोलो से संबंधित अन्य कुछ जो कप है जिसमें एजार कप का नाम हम ले सकते हैं। राधा मोहन कप भी इससे संबंधित है। क्लासिकल कप भी पोलो से संबंधित है। बीसवां प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में है। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुआ। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ और 1972 ईस्वी में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग
अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुआ। 1972 ईस्वी में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किया गया और 1972 ईस्वी में आपका लिखा हुआ है 1972 ईस्वी में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई और इसरो की स्थापना जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है 15 अगस्त 1969 को की गई। थुम्बा, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का पहला जो है अंतरिक्ष संगठन से संबंधित यह लॉन्च सेंटर रहा है। जो थुम्बा बहुत ही भूमध्यरेखीय से जुड़े हुए स्थान है, यह केरल में है। तो अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ भारत का कार्यक्रम 1962 से भले ही शुरू हुआ हो, लेकिन अंतरिक्ष की वास्तविक शुरुआत हम देखेंगे कि 1969 ईस्वी में जब इसरो की स्थापना हुआ। इसरो आज विश्व के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में से एक है। इसरो की उपलब्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत आज किफ़ायती दर पर बेहतर जो है सैटेलाइट बनाने में और फिर उसको बेहतर रूप से एडजस्टमेंट करने में सक्षम है। व्यापारिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसरो की भूमिका धीरे धीरे बढ़ रही है। 21 प्रश्न है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किन के द्वारा किया गया? तो नटाल इंडियन कांग्रेस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये महात्मा गांधी जी से जुड़ेंगे। महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ उनके साथ जो भेदभाव हुआ तो फिर उन्होंने एक संगठित रूप देकर काला गोरा के बीच जो भेदभाव होती है उसके विरुद्ध संगठित करने के लिए नटाल जो वहाँ का एक राज्य है वहाँ इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए और फिर धीरे धीरे फिनिक्स फॉर्म, टाइस्टॉयल फॉर्म जैसे अनेक संगठन स्थापित किए। फिर गोरा काला को लेकर इन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया। रंग भेद नीति का विरोध करने वाले संगठित रूप से पहला व्यक्ति महात्मा गांधी है और सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने की, भारत में सर्वप्रथम चंपारण में। 22वां प्रश्न आपका है, एक स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट है यह एक सार्वत्रिक ज्ञात है, यानी हर जगह ज्ञात है कि अमीर और कुमारा आदमी हमेशा एक पत्नी की तलाश में रहता है। यह कथन किस पुस्तक की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? तो प्राइड एंड प्रीजुडिस। ये प्राइड एंड प्रीजुडिस पुस्तक है जिस पुस्तक की यह पंक्तियां हैं। और ये पुस्तक आपको हम बताना चाहेंगे कि 1813 ईस्वी में ये उपन्यास है और ये उपन्यास जेन ऑस्टेन द्वारा लिखा गया था। जेन ऑस्टेन द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है, जिस उपन्यास की यह पंक्तियां हैं और इसमें एलिजाबेथ नाम के किराएदार हैं, यानी उसको इसमें एक पात्र के रूप में दिखाया गया है। एलिजाबेथ बेन, ये एलिजाबेथ महारानी नहीं समझना है बल्कि एक एलिजाबेथ बेन नाम दिया गया है इस पात्र में, जिस प्राइड एंड प्रीजुडिस जो आपका उपन्यास है जिसमें जेन ऑस्टेन ने इस तरह की बात कही है। हम बताना चाहेंगे कि इससे थोड़ा हटकर जयशंकर प्रसाद जो आधुनिक भारत के सबसे बड़े नाटककार हुए हैं, उनकी भी एक कथन है, छायावादी कवि हैं, उनकी भी एक कथन है। हालांकि इस कथन से वह पूरी तरह मेल नहीं खाती है लेकिन इससे मिलता जुलता थोड़ा है। वह है कि उनका कथन है कि इस सृष्टि की, इस संसार की, इस प्राकृतिक की सबसे अद्भुत रहस्यमय अनोखी बात यह है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बीच आकर्षण शक्ति, यानी मादा और नर के बीच जो आकर्षण शक्ति है,
यह इस सृष्टि की सबसे अद्भुत लीला है। यह हमारे प्रसिद्ध नाटककार छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का है। 23 प्रश्न है, बेदा पाए जाने वाला समुदाय है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बेदा श्रीलंका में पाया जाता है। श्रीलंका की ये जनजाति है। श्रीलंका में पाए जाने वाला जनजाति बेदा है। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व की कई प्रजाति है और फिर उस प्रजाति से विभिन्न तरह के जाति, उपजाति, आदिवासी जिसे हम कहते हैं, आदि जनजाति कहते हैं, इन सब शब्दों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें बेदा जनजाति श्रीलंका में महत्वपूर्ण समुदाय के रूप में उभरा है। जनजाति वह है जो मुक्त जंगल, पर्वत, पठारी क्षेत्र में रहता हो और वे जंगल यानी वन संपदा और पशुपालन से मुक्त जुड़ा हुआ हो। ऐसे वर्ग को हम जनजाति में डिफाइन करते हैं। 24 प्रश्न है। 24 प्रश्न आपका है कि नासा द्वारा लॉन्च की गई नासा इंडोरेंस मिशन किस खगोलीय पिंड पर परिलक्षित है। तो ये धरती पृथ्वी से संबंधित परिलक्षित है। यह पृथ्वी के मैपिंग और उससे संबंधित कार्यों को बढ़ाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और ये नासा के द्वारा यह एक रिसर्च जो है लॉन्च किया गया है। पच्चीस प्रश्न है कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को भारत में प्रतिस्थापित किया गया। यानी विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम किसके द्वारा, उसके स्थान पर कौन सा एक्ट लाया गया। तो आप देखिए कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लाया गया, जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के स्थान पर लाया गया। ये एक्ट 1973 में लाया गया था। 1974 से इसे लागू किया गया। ये लागू हुआ 74 में, लाया गया था 73 में बना था। और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो है 1999 में लाया गया। हम कहते हैं फेरा और फेमा। फेरा और फेमा ये है, फेमा ये है और फेरा ये है। ये विदेशी मुद्रा यानी कि विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम हम इसको कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विदेशी मुद्रा विनियमन कार्य को देखरेख का काम हमारे देश में आरबीआई के पास है। तो इसके द्वारा आरबीआई को अधिक फेरा और फेमा के द्वारा आरबीआई के अंतर्गत विदेशी मुद्रा विनियमन को और कठोर बनाया गया। इसके द्वारा और कठोर बनाया गया है, जिसमें हवाला कांड जैसे या अवैध जो मुद्रा की प्रचलन हो रही है, अवैध रूप से जो एक दूसरे की करेंसी का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भारतीय मुद्रा को क्षति हो रही है, कमज़ोर हो रही है, इन सब के लिए यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लाया गया। 26 प्रश्न है कि भारत में डॉट को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान हमारा संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। हम जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर जो संविधान सभा गठित हुई थी, उसकी पहली बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन जो कहते हैं जिस सेंट्रल हॉल, उसमें बैठक हुई, जिसे अब विज्ञान भवन नाम से जानते हैं। फिर 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों के कठोर श्रम के बाद, मेहनत के बाद, हमारे संविधान सभा ने संविधान बनाकर तैयार कर दिया और उसी 26 नवंबर 1949 की तिथि को अंगीकृत किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 नवंबर से 26 नवंबर तक तीसरी वाचन हुआ, जिसमें अंतिम रूप संविधान को दिया गया और संविधान की अंतिम बैठक 24
24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें बहुत सारे फैसला ली गई, जिसमें राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और फिर 284 सदस्यों ने जो 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर की। फिर यह संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया। तो अंतरिम संसद के रूप में आप देखेंगे कि संविधान सभा लगभग 2.5 वर्ष काम किया संसद के रूप में, इंटीरियम पार्लियामेंट हम कहेंगे। तो यह हमारी संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर निर्माण की गई, वह देश की आधारभूत कानून बनाने में और फिर प्रारंभिक संसद के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किए। 28 प्रश्न है, भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष स्थापित की गई? तो भारत का प्रथम जो वित्त आयोग स्थापित की गई 1951 में की गई। केसी नियोगी की अध्यक्षता में ये प्रथम वित्त आयोग बनाई गई। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत 5 वर्षों पर राष्ट्रपति वित्त आयोग की गठन करते हैं। वित्त आयोग का कार्य केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व बंटवारा है उसके बारे में वे फार्मूला देते हैं, वह सूत्र देते हैं किस आधार पर बांटना है। इसके अतिरिक्त किन राज्यों को कितना अनुदान देना है, इन पर भी वे सिफारिश करते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति यदि वित्तीय संबंधित कोई और विषय इन्हें विचार करने के लिए आदेश दें तो उन पर भी ये विचार करते हैं। ध्यान रखना है कि ये वित्त आयोग एक सलाहकारी आयोग है। इनकी सिफारिश मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, लेकिन प्रायः इनकी सिफारिश मान ली जाती है। अब तक 15 वित्त आयोग गठित हो चुकी है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। उनतीस प्रश्न है कि एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। तो आप देखेंगे कि WTO के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि जेनेवा में इनकी मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ। ये 1995 को हुआ। ये WTO विश्व व्यापार से संबंधित सर्वोच्च संस्थान है। गेट की स्थापना 1947 में की गई थी। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टेरिफ, तो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टेरिफ जो है उसके स्थान पर WTO की स्थापना की गई है। उरुग्वे दौर से जो वार्ता शुरू हुई, अंततः मास्केट में 1994 में इस पर अंतिम निर्णय लिया गया और 1 जनवरी 1995 से WTO की स्थापना कर दिया गया। WTO में 164 सदस्य देश है। तीस प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय ने कहा कि मां प्राकृतिक एक कानून इकाई के साथ जीवित प्राणी है। यह स्टेटमेंट मद्रास उच्च न्यायालय ने दिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह एक बहुत बड़ी बात कही है कि मां प्राकृतिक एक कानूनी इकाई के साथ जीवित प्राणी है। यानी इस प्रकृति को हम कैसे बेहतर रखें,
कैसे इस धरोहर को बचाएं, इस प्रकृति को, यह एक बहुत बड़ी पहलू लेकर आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक मानव जीवन का अभिन्न अंग है और पर्यावरण जब तक बेहतर नहीं होगी मानव की जीवन बेहतर नहीं हो सकती है। मानव के स्वास्थ्य और जीवन के समृद्ध और सर्वांगीण विकास के लिए प्राकृतिक के साथ हमें समायोजन, एडजस्टमेंट करना चाहिए। हम उसके साथ कोऑर्डिनेट करें, उसके साथ बेहतर संबंध बनाएं। इस संबंध में मद्रास हाई कोर्ट ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फैसला दी है। 31 प्रश्न है कि पुरुषों के लिए धो और महिलाओं के लिए केराकीरी परंपरा पहनाव किस देश से संबंधित है? तो ये भूटान से संबंधित है। भूटान देश की यह एक बहुत ही बेहतर परंपरा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भूटान हमारे बड़ी ही समीप नेपाल और चीन से जुड़ा हुआ एक बफर स्टेट की तरह है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश, जो छोटा देश जरूर है, संरक्षित देश भारत के अधीन, भारत उसके संरक्षित देश है जिसकी राजधानी थिम्पू है, लेकिन यह देश अपनी खुशहाली के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यह दुनिया का एकमात्र देश है जो अपनी खुशहाली से अपने जीवन की मापन करते हैं, यानी वहाँ की आय का मापन उनकी खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। 32 प्रश्न है आपका कि वी कमिंग पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा बराक ओबामा की पत्नी है। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। मिशेल ओबामा ने बी कमिंग नाम की पुस्तक लिखी है। जैसा कि आप जानते हैं द प्रोमिस लैंड पुस्तक बराक ओबामा का है। बराक ओबामा 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं और श्वेत राष्ट्रपति अमेरिका के ये पहले हैं। अमेरिका के पहले और श्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा। बराक ओबामा की पत्नी का नाम मिशेल ओबामा है। (33) क्वेश्चंस है कि 1996 में भारत ... ने फरक्का में गंगा के पानी बंटवारे को लेकर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो ये फरक्का जल संबंधित जो विवाद है, जिसकी बंटवारा हो गया, जिसकी विवाद को सोल्व किया गया 1996 में, तो भारत और बांग्लादेश को लेकर है। भारत और बांग्लादेश को लेकर फरक्का बांध से संबंधित जल, गंगा नदी की जल बंटवारा से है, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यदि दोनों देश के बीच पानी की एक निश्चित सीमा होगी 70,000 क्यूब, तो उसमें दोनों आधे आधे लेंगे, लेकिन इससे यदि अधिक पानी होती है तो उसका भाग भारत प्रयोग कर सकता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच इस विवाद को सुलझाया गया। हालांकि बांग्लादेश कभी कभी इस पर प्रश्न उठाती है। बांग्लादेश को लेकर भारतीय संसद ने 119वां संविधान संशोधन विधेयक लाई, जो 100वां संविधान संशोधन कहलाती है, जिससे भूमि संबंधित जो भारत बांग्लादेश के बीच विवाद रही है उसका समापन कर दिया गया है। भारत चीन के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के जल से संबंधित विवाद बनी हुई है। नेपाल के साथ भी थोड़ा छोटा मोटा विवाद मेरा रही है, क्योंकि नेपाल की नदियां नेपाल से होकर भारत में बहने वाली नदी हैं, तो दोनों के बीच जल बंटवारा या उससे संबंधित जो ऊर्जा है उससे संबंधित विवाद रहती है। पाकिस्तान के साथ बहुत ही ज़्यादा विवाद हमारा विभिन्न क्षेत्रों में है, जिसमें नदी संबंधित भी विवादित है, जिसमें तुलबुल परियोजना जो है, सालागिरा परियोजना जो है, सिंधु नदी जल बंटवारा जो विश्व बैंक के सहयोग से 1960 में हुआ, इन सब पर अभी भी पाकिस्तान अपना विवाद बना रखा है। 34 प्रश्न है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर बापू नाडकर्णी 1964 में किस देश के खिलाफ लगातार 21 ओवर मेडन गेंदबाजी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो अब तक का विश्व रिकॉर्ड है?
तो आपको मालूम होनी चाहिए कि यह विश्व रिकॉर्ड जो है यह इंग्लैंड के विरुद्ध जो है बापू नाडकर्णी ने बनाया था, जिसमें 1964 में लगातार 21 ओवर मेडन डाले टेस्ट के मैच में। ऐसा रिकॉर्ड जो अब तक बनी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है, बाबू नाडकर्णी का हाल ही में मृत्यु हो गई है। 35 प्रश्न को आप देखेंगे। 35 प्रश्न है आपका, नेक चंद्र सेनी किस कार्य के लिए जाना जाता है? तो नेक चंद्र सेनी को जैसा कि आप जानते हैं कि ये चंडीगढ़ में कचरे और मलबे के से लेकर रॉक गार्डन तैयार किया। तो रॉक गार्डन तैयार करने वाले कचरे और मलबे को लेकर नेक चंद्र सेनी प्रसिद्ध है। जो कचरा है उससे इन्होंने एक बेहतर वहाँ प्रबंधन दिया और वहाँ एक बेहतर आज रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है। वृंदावन गार्डन बेंगलुरु में है, मुगल गार्डन दिल्ली में है, शालीमार और निशात बाग कश्मीर में है जो जहांगीर के काल का है। छत्तीस प्रश्न है, कोयन, तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की मुख्य सहायक नदी है? यानी यह किन नदियों की सहायक नदी है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा जैसी नदी ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो 1400 किलोमीटर से अधिक लंबी है। ये 1400 किलोमीटर से अधिक लंबी है। महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र में है वहाँ से ये निकलती है। इसकी कोयना जो महाराष्ट्र में कोयना बांध परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। तुंगभद्रा नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वही तुंगभद्रा नदी है जिस पर विजयनगर की राजधानी हम्पी अवस्थित रही है। तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है ये दक्षिण भारत की जो 1465 किलोमीटर लंबी है। 1465 किलोमीटर लंबी गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है नासिक के पास। गंगा नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, 2525 जो है किलोमीटर इसकी लंबाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि ताप्ती नदी ये मुलताई के पास से निकलती है और सूरत जैसे शहर इस ताप्ती नदी के तट पर अवस्थित है। 37 प्रश्न है, एशिया खेल में किस वर्ष पहली बार शुभांकर का इस्तेमाल किया गया? तो शुभांकर का इस्तेमाल पहली बार दिल्ली एशिया खेल जो 1982 में हुआ। भारत में एशियाई खेल का आयोजन 2 बार हुआ है। प्रथम बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में। दोनों बार जो है दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो एशियाई खेल का शुभांकर पहली बार दिल्ली एशियाई खेल जो 1982 में हुआ इसमें लिया गया। पहला एशियाई खेल दिल्ली में 1951 में हुआ था। चमकता सूरज जो सूरज है उसको इस एशिया खेल का प्रतीक बनाया गया है। जो उगता हुआ चमकता सूरज है उसको इसका प्रतीक बनाया गया है। अड़तीस प्रश्न है कि लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोकसभा के व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होंगे।
राज्यसभा व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं और लोकसभा व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद में दो प्रकार की समिति होती है, एक अस्थाई समिति और दूसरा तदर्थ समिति होती है। तो अस्थाई समिति जो कंटिन्यूटी रूप से अपनी कार्य करती रहती है, प्रत्येक वर्ष उसके लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति सदस्यों को उसमें अनुपातिक रूप से शामिल करते हैं, जबकि तदर्थ समिति जरूरत के अनुसार अस्थाई समिति होती है, अडहॉक कमेटी बनाई जाती है और समाप्त की जाती है। तो लोकसभा अध्यक्ष जब किसी या राज्यसभा के सभापति किसी समिति के यदि अध्यक्ष और किसी समिति के सदस्य होते हैं तो स्वतः स्वाभाविक रूप से वही उसके अध्यक्ष होते हैं। इसी प्रकार नियमन समिति जो बनाई जाती है उसके भी अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर होते हैं। आपका प्रश्न है 39 कि प्रोजेक्ट 75 की तहत प्रोजेक्ट 75 की 6 पनडुब्बी में आखिरी का क्या नाम है। प्रोजेक्ट जो है 75 की 6 पनडुब्बियों में आखिरी का नाम बरगिसर है, वागीसर रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पनडुब्बी जो नौसेना की महत्वपूर्ण जो है यह कार्य करती है दुश्मन पर नज़र रखने के लिए और ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन पर वार करने के लिए। इसमें टेलीस्कोप भी लगा होता है, जिसके पेरीस्कोप होता है जो उसके अंदर रहकर बाहरी वस्तुओं और गतिविधियों का हम बेहतर जो है उसका आंकलन कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट 75 की तहत जो छठी आखिरी पनडुब्बी है वह है वागीसर। चालीस प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित संविधान का कौन सा भाग, आपका प्रश्न है कि कौन सा भाग है जो उससे जुड़ा हुआ है। तो हम देखेंगे कि भाग 10 के अनुच्छेद 244 में यह है कि किसी क्षेत्र को किस आधार पर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित की जा सकती है। तो उस क्षेत्र के राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति इस प्रकार की घोषित कर सकते हैं। भाग 12 जो है वित्तीय मामला से संविदा आदि से संबंधित, इसमें प्रावधान दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाग 14 संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। भाग 14 जो है यह संघ एवं राज्य लोक सेवा से संबंधित है। 308 से 323 तक इसका वर्णन है। और भाग 16 में आप देखेंगे कि कुछ राज्यों संबंधित विशेष प्रावधान है। इसमें विशेष प्रावधान का चर्चा है जो कुछ विशेष वर्गों के लिए जो विशेष प्रावधान है वह भाग 16 में है। और भाग 14 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। इकतालीस प्रश्न आपका है कि सधुवेट द्वीप किस राज्य से संबंधित है। तो सधुवेट द्वीप जो है यह भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात भारत के सबसे बड़े तटीय राज्य है, जिसकी तटीय लंबाई 1214 किलोमीटर है। तो सधुवेट द्वीप भी इस गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है।
42 प्रश्न है, सम्राट डॉट की कब्र में पाई गई आदम कद आकृति का वर्णन चीन के टेराकोटा सेना में किया गया है, वह किस राजा से संबंधित है? तो यह जो राजा से संबंधित है उनका नाम है चिन शी हुआंग। चिन शी हुआंग, किनसिंग नहीं, चिनसिंग हुआंग। ये चिनसिंग हुआंग से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि आदम कद आकृति बनाया गया है और चीन के टेराकोटा सेना के रूप में जिसको दिखाया गया है, ये चिनसी हुआंग से संबंधित है, जिसे चीन का प्रथम सम्राट भी माना जाता है और चीन नाम संभवतः इसी चिनसी हुआंग से जुड़ा है। फोर्टी थ्री क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है। तो यह संविधान के 12वां भाग में संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि 12वां भाग 264 से 300 ये अनुच्छेद है, इसके बीच इसका वर्णन है। भाग 10 जैसा कि आप अभी हम लोग ने पढ़ा है कि ये 244 अनुच्छेद से संबंधित है। 244 अनुच्छेद से जो किस तरह किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति को बनाने से संबंधित है। भाग 6 ये राज शक्ति के विस्तार से है, राज शक्ति के विस्तार से है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत 152 से 237 अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है। 8वां भाग को हम जानते हैं कि ये 239 से 42 तक इसमें चर्चा है, 42 तक, 239 से 42 तक इसमें चर्चा है और यह संघीय प्रदेश से संबंधित है, यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है उससे संबंधित इसमें चर्चा है 239 से 42 के बीच। चौवालीस प्रश्न है, वत्स साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में कौन थी? तो वत्स साम्राज्य की राजधानी तो कौसंबी वत्स साम्राज्य की राजधानी थी। जैसा कि आप जानते हैं उज्जैनी जो है ये अवंती की राजधानी, पाटलिपुत्र बाद में मगध की राजधानी बनी, अयोध्या अवध राज्य की राजधानी रही। तो कौसंबी 16 महाजनपद में एक था। 16 महाजनपद में एक कौसंबी महाजनपद है और ये कौसंबी के राजा उदयन काफ़ी प्रसिद्ध रहा। ये उदयन राजा जो जैन धर्म के मानने वाले और हाथी फंसाने में बहुत ही माहिर था। स्वप्नावास दत्ता पुस्तक जो भास द्वारा लिखी गई, भास भारत के प्रथम नाटककार जिनका प्रभाव कालिदास पर भी पड़ा, इन्हीं को नायक बनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 16 महाजनपद में मगध महाजनपद सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हो गया और अंततः भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने में सफलता पाई। अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, लेकिन इस महाजनपद में जो भागवती सूत्र है वह 16 महाजनपद की जो चर्चा की गई है वह पुरातात्विक स्रोतों से पूर्णतः मेल नहीं खाती है, जबकि जो अंगुत्तर निकाय में है जिस महाजनपद की चर्चा की गई है वह पुरातात्विक स्रोतों से भी मेल खाती है। 45 क्वेश्चन है, लेसान विशालकाय बुद्ध की एक यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है, यह किस देश से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है कि यह बहुत ही प्रसिद्ध चीन से संबंधित है। यह चीन से संबंधित लेसान विशालकाय बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है, बना हुआ है, जिसे विश्व यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया है। फोर्टी 46 क्वेश्चन है कि
पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलेटिक्स कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं मरियप्पन थंगावेलु भी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है, देवेंद्र झाझरिया को भी तो पद्म भूषण प्राप्त करने वाला पहला विकलांग पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स है देवेंद्र झाझरिया, जिन्हें पद्म भूषण यानी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पुरस्कार सिविल पुरस्कार इन्हें दिया गया। फोर्टी 47 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। गेटवे ऑफ इंडिया हम जानते हैं कि ये बॉम्बे यानी आज के मुंबई में अवस्थित है, अरब सागर तट पर अवस्थित है। 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम जब भारत आ रहे थे तो उनके याद में, उनके स्मरण में यहाँ बनाने का निर्णय लिया गया। और ये बनाने वाले हैं जॉर्ज बिटेट के द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की गई। ये 1913 से बनाना शुरू हुआ और 24 में बनकर तैयार हुआ। इसमें इंडो इस्लामिक शैली का भी प्रभाव गेटवे ऑफ इंडिया पर हम देख सकते हैं। अजंता की गुफा जैसा कि जानते हैं, इनके गुफा नंबर 17 को भारत में चित्रों का चित्रशाला कहा गया है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के बंगाल से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध उद्यान है, फोर्टी 48 क्वेश्चन आप देखिए कि 48 क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया? कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए किनको जो है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया? आपका प्रश्न है। तो कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 में डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया है। डॉक्टर भूषण कुमार को यह पुरस्कार दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुष्ठ रोगियों के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह भारत में है आश्रम, आनंद आश्रम। ये आनंद आश्रम बाबा अम्पटे से जुड़ा हुआ है। ये बाबा अम्पटे से जुड़ा हुआ आनंद आश्रम कुष्ठ रोग के लिए समर्पित है। बाबा अम्पटे भी कुष्ठ रोग के लिए समर्पित हैं। डॉक्टर भूषण कुमार भी इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। कुष्ठ रोग वास्तव में एक चर्म रोग है, लेकिन इसे सामाजिक दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को है दृष्टि से देखी जाती है जिसके निदान सुधार में डॉक्टर भूषण कुमार की अग्रणीय योगदान रही है। 49 प्रश्न है कि फारसी में रजमनामा का अनुवाद किस पुस्तक का हुआ है? तो हम जानते हैं कि फारसी में रजमनामा का अनुवाद महाभारत का हुआ है। महाभारत के अनुवाद करने में हम देखेंगे कि इसमें शेख सुल्तान नकवी खां और बदायूनी, ये बदायूनी 3 व्यक्ति का योगदान रामायण महाभारत दोनों के अनुवाद करने में है। रजमनामा का अर्थ होता है युद्ध का पुस्तक। युद्ध के पुस्तक को हम नाम से जानते हैं, रजमनामा नाम इसी का होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक था, इन्हें जय संहिता कहा गया। बाद में इसके संख्या बढ़कर 24,000 हो गया, तो इसे भारत संहिता कहा गया।
कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई, तो इसे महाभारत कहा गया। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 दिनों तक लड़ा गया कौरव पांडव के बीच युद्ध से संबंधित महाभारत ग्रंथ है। इसके मूल रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। वर्तमान जो स्थिति है वह गुप्त काल की मानी जाती है। रामायण के अंग्रेजी में अनुवाद करने में भी इन शेख सुल्तान, नकवी खां और बदायूनी का योगदान महत्वपूर्ण है। आपका 50वां प्रश्न है कि 1 मार्च 2020 तक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल भारत के प्रसिद्ध रक्षा सलाहकार है। जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत में पहली बार के नारायणन को बनाया गया था और फिर ये वर्तमान में जो अजीत डोभाल है यह विश्व के महान सुरक्षा सलाहकारों में एक माने जाते हैं। ये लंबी अवधि तक भारत से बाहर रहकर भारत के लिए खुफिया के काम भी कर चुके हैं। धन्यवाद।